हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 16 तक यानी धारा 16 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम धारा पढ़ेंगे वो धारा 17 पढ़ेंगे। लेकिन धारा 17 पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको धारा 16 रिवाइज करा देती हूँ कि धारा 16 क्या कह रहा था। धारा 16 यानी सेक्शन 16 हमारा ये कह रहा था कि वो बच्चे जो वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज, यानी कि सेक्शन 11 वॉइड मैरिज शून्य विवाह और सेक्शन 12 वॉइडेबल यानी कि शून्य करने विवाह से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, क्या वो धर्मजता रखते हैं, क्या वो जायज होते हैं। तो धारा 16 में कहा गया कि हाँ, वो बच्चे जायज होते हैं, वो धर्मजता रखते हैं, वो लिगिमेटेसी चाइल्ड होते हैं। ठीक है। और उनका राइट भी होता है अपने माता पिता की प्रॉपर्टी पे। ठीक है। और जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने जो वाद है वो आया रेवन सिद्दीपा वर्सेस मल्लिका अर्जुन, तो इस वाद में ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो शून्य और या शून्य करने विवाह वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से जो बच्चे हुए हैं उनका सेम वही अधिकार होगा जैसा कि एक वैलिड मैरिज से, एक वैध विवाह से उत्पन्न बच्चे का होता है। जब वो धर्मता रखता है तो सारे अधिकार भी वैसे ही रखेगा और उसका अपने माता पिता की दोनों संपत्ति पे। देखिए 16(3) में ये कहा गया था कि माता पिता की संपत्ति पे अधिकार रखेगा, लेकिन वहां संपत्ति डिफाइन नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि उसका दोनों संपत्ति पे, यानी जो पैतृक संपत्ति जो पूर्व संपत्ति है जो पूर्वजों से मिली है उस पे भी, और जो उसके माता पिता की खुद की अर्जित है उस पे भी वो उत्तराधिकारी का राइट रखेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी कही गई थी, जो धारा 16 में लिखा नहीं गया, लेकिन धारा 2010 में एक केस आया। मैं उस केस का नाम रिपीट कर देती हूँ, भारत मत वर्सेस विजय रंगनाथन, जिसने ये कहा कि क्या नाजायज बच्चे, उस केस में बताया गया कि जो लिविंग रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो नाजायज बच्चे जिनको कहा जाता है, उनका अपने माता पिता की संपत्ति पे तो अधिकार होगा, यानी कि जो उसके पिता की संपत्ति है उस पर तो राइट रखेगा, जो उसकी माता की है उस पर तो वो राइट रखेगा। लेकिन जो उसका सहदाई संपत्ति है, यानी जो पूर्वजों से मिली हुई है, जो उसको पीछे से संपत्ति आ रही है, पैतृक संपत्ति है, उस पे वो उत्तराधिकारी नहीं होगा। ठीक है। यानी सिर्फ अपने माता पिता की अर्जित वाली संपत्ति पे होगा जो बच्चे लिविंग रिलेशनशिप से होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि धारा 16 लिविंग चाइल्ड की बात कर रहा था कि हाँ धर्मजता रखते हैं, राइट भी रखते हैं। ठीक है। उसके बाद ये भी इसमें जो एक केस उसके साथ आया 2010 में, जिसमें ये कह दिया कि भाई लिविंग रिलेशनशिप में जो बच्चे होंगे, यानी कि जो बिना विवाह से उत्पन्न बच्चे होंगे, उनका पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा, सहदाई संपत्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है, उसके उत्तराधिकारी वो नहीं होंगे। वो सिर्फ किसके उत्तराधिकारी होंगे, जो उनके पिता की स्वयं की या उनके माता की स्वयं की अर्जित संपत्ति है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, आई होप आपको 16 रिवाइज हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं धारा 17 पे। धारा 17 हमारा कहता है द्विविवाह विवाह के लिए दंड, यानी पनिशमेंट ऑफ बिगेमी। अब द्विविवाह विवाह होता क्या है। देखिए द्विविवाह विवाह वो होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन दूसरी शादी तो उस कंडीशन में भी हो जाती है जब पत्नी मर गई हो। लेकिन यहाँ पे ये बात कही गई है कि उसको आप द्विविवाह विवाह नहीं मानोगे अगर उसकी वाइफ मर गई है, उसने अपनी वाइफ को तलाक ले लिया, जब वो रीमैरिज कर रहा है तो सोसाइटी में तो यही है कि भाई ये द्विविवाह विवाह है, सेकंड मैरिज है। बट कानून की नज़र में वो उसकी फर्स्ट मैरिज ही काउंट होती है। फिर अगर वो अपनी पहली पत्नी उसकी मर गई है या जिंदा है और वो तलाक ले चुका है, तो उसकी जो शादी है वो उसकी वैलिड मानी जाती है, उसकी वही शादी फर्स्ट मैरिज काउंट हो जाती है। लेकिन यहाँ जिस विवाह की बात की गई है, यानी सेकंड मैरिज की बात की गई है, ये वो सेकंड मैरिज है जिसमें पत्नी जिंदा है और उसने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया है। ठीक है। उस तरह की अगर कोई शादी करता है, चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, यहाँ पे मेल फीमेल को डिफाइन नहीं किया गया है, यहाँ पे दोनों की बात चल रही है कि दोनों में से अगर कोई भी इस तरह का विवाह करता है तो वो विवाह के लिए यानी बिगेमी के लिए उसके जो दंड है उसका दोषी होगा। अब ये धारा 17 ये कहता है कि ये दंड का दोषी तो होगा, लेकिन अब ये दंड मिलेगा कहाँ उसको। तो ये दंड उसको जो मिलेगा वो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत मिलेगी। ठीक है। धारा 17 में पनिशमेंट का जिक्र नहीं किया गया, ये नहीं बताया गया कि इतना पनिशमेंट मिलेगा। हाँ ये जरूर कहा गया है कि अगर वो द्विविवाह करता है तो वो पनिशमेंट ही उसको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, ये फिर उन्होंने भेज दिया आपको आईपीसी में कि भैया आप आईपीसी में जाओ, वहां डिफाइन है, भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड में ये डिफाइन है
कहाँ डिफाइन है? 494 और 495, यानी उस व्यक्ति को जो दंड मिलेगा, अपराधी का जो दोषी होगा, वो इन धाराओं के, यानी धारा 494 और धारा 495 के तहत दंड का भागी होगा। ठीक है, धारा 17 सिर्फ आपका ये कहता है। अब आते हैं धारा 18 यानी सेक्शन 18 पे। सेक्शन 18 हमारा क्या कहता है? हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड, यानी कि एक हिंदू मैरिज के लिए जो शर्तें बताई गई हैं, आपने पढ़ा था सेक्शन 5 में शर्तें बताई गई हैं, 5 शर्तें बताई गई हैं। ठीक है, अब उन्हीं शर्तों में से कुछ शर्तें दी गई हैं धारा 18 में कि अगर आप इनका उल्लंघन करते हो तो आप दंड के भागी होगे। ठीक है, अब वो कौन सी शर्त है? हर व्यक्ति जो अपना कोई विवाह उत्पाद करेगा जो धारा 5 के खंड 3, खंड 4 और खंड 5 यानी कि सेक्शन 5 का 3, 4 और 5। तो सेक्शन 3 कहता है हमारा एज की रेस्ट्रिक्शन लगाता है, यानी कि लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए और लड़की की 18 होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह की एज नहीं है और फिर वो शादी होती है तो उस शादी में जो ये शादी करा रहा है वो दंड का भागी होगा, क्योंकि पक्षकार कराते हैं तो ये पक्षकारों पे अप्लाई होती है। ठीक है, उसके अलावा या फिर उसमें जो हस्बैंड है जिसको मालूम है कि भाई मेरी एज तो है 25 साल लेकिन वाइफ जो ला रहा है वो ला रहा है 18 साल का, तो वो यानी नॉलेजेबल है, उसको मालूम है, तो ये उस पर अप्लाई होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 4th यानी धारा 5 का खंड 4। खंड 4 क्या कह रहा था? प्रतिषेध नातेदारी, यानी अगर आप प्रतिषेध नातेदारी का उल्लंघन करते हो, यानी कि ऐसा विवाह करते हो जिन नातेदारियों को प्रोहिबिटेड कर रखा है, जिन नातेदारियों के अंतर्गत विवाह मना करा हुआ है, आप उसके तहत करते हैं, क्योंकि ये विवाह आपने पढ़ा होगा धारा 11 में शून्य है, इस विवाह की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उस तरीके का विवाह करते हैं तो भी आप दंड के भागी होंगे। ठीक है, उसके बाद आती है 5 यानी 5 का 5 धारा 5 का 5वां खंड क्या कह रहा था? सपिंड नातेदारी। सपिंड नातेदारी मैंने आपको बताया था कि माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ियां होती हैं। ठीक है, और ये पीढ़ी हमेशा ऊपर की तरफ की होती है, जैसे मम्मी की तरफ से है तो नाना हो गए, परनाना हो गए। ठीक है, उनके ऊपर जो चलता है। और अगर आप पिता की तरफ से चलते हैं तो 5 पीढ़ी ऊपर की, जैसे दादा हो गए, परदादा हो गए, इस तरीके का। ठीक है, तो उनसे कोई भी आपने उस तरह का कोई भी विवाह किया है तो दंड का दोषी होगा। ठीक है, अब ये बात तो कह दी धारा 18 ने कि भैया सेक्शन 5 में जो हमने शर्तें दी हैं उन शर्तों के 3, 4 और 5 यानी उम्र और प्रतिषेध नातेदारी और आपका सपिंड नातेदारी, ऐसे में अगर आप विवाह कर लेते हो तो भैया दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या कहता है? अब दंड कितना दिया जाएगा उसकी बात करता है ये। तो कौन बात करता है? 18 का ए क्या बात करता है कि सेक्शन 5 का खंड 3 यानी कि धारा 5 के खंड 3 में जो अगर आप उल्लंघन करते हो तो धारा 5 के 3 में क्या बताया गया? एज बताई गई कि लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लड़की की 18 होनी चाहिए, और अगर ऐसी नहीं हुई तो वो विवाह शून्य तो है ही है, 11 में सेक्शन 11 में तो वो शून्य हो ही जाता है, लेकिन धारा 18 में आपको उसके लिए दंड मिलेगा। तो कितना मिलेगा? इन्होंने कहा कठोर कारावास है उसमें, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। आपको पता होगा कि जो कारावास होता है, जो पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट में कठोर कारावास और साधारण कारावास ये बताया गया होता है। ठीक है, तो कौन सा मिलेगा? कठोर वाला मिलेगा, साधारण नहीं होगा। जो भी आपको वहां पे जो आपको कारावास दिया जाएगा वो कैसा होगा? इम्प्लीमेंट जो दिया जाएगा वो आपको कठोर दिया जाएगा। ठीक है, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। कठोर वाले में आपको पता है कठोर वाला क्या होता है? उसमें काम कराया जाता है, हार्डली काम, जो कि कोर्ट ऑर्डर करती है या बता दिए भाई ये काम ये बंदा करेगा, और बहुत हार्डली होता है वो, इसीलिए इसको कठोर कारावास कहते हैं। ये नहीं कि आप जेल में तो बैठ के आप आराम से रोटियां खा रहे हो, वो चीज़ नहीं है। जितना हार्डली वर्क होता है वहाँ पे वो आपसे कराया जाता है, तो उसको कहते हैं कठोर कारावास, यानी कि बैठा के रोटी आपको नहीं खिलाता कोई। ठीक है, तो जिसकी अवधि कितनी होगी? 2 वर्ष तक होगी, यानी कि उसके अंदर जो पनिशमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 2 साल का मिलेगा। और जो फाइन होगा यानी जो जुर्माना होगा वो कितना होगा? 1 लाख यानी 1 लाख रुपए जुर्माना होगा, या फिर दोनों, यानी कि 2 साल की सजा भी हो गई और 1 लाख का जुर्माना भी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 बातें आती हैं। पहला ये कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो धारा 3 का उल्लंघन कर रहा है लेकिन पक्षकारों ने करा है, माता पिता ने करा है, बच्चों की तो एज है ही नहीं उस टाइप की ना, तो आपको ये चीज
जो पनिशमेंट मिलेगी फिर वहाँ माता पिता या उन पार्टी को मिलेगी। लेकिन अगर हस्बैंड है, उसकी एज ज़्यादा है, वाइफ की एज कम है और वो किसी बच्ची से शादी कर रहा है, तो फिर उसको वो भी उसके अंदर काउंट हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है ना कि भाई मेरी उम्र इतनी है और ये लड़की की उम्र इतनी है और मैं उसको कर रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं दोषी हुआ ना उस चीज़ का, तब वो उसमें वो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है 18 का बी क्या कहता है। अब 18 का बी ये कह रहा है कि खंड 4 और खंड 5 यानी कि प्रतिषेध नातेदारी और सपिंड नातेदारी में अगर कोई विवाह होता है तो उसके अंदर सादा कारावास है, यानी कि सिंपली आपको इम्प्रिजमेंट है उसमें, और वो कितने समय का होगा, वो 1 महीने का होगा, और जुर्माना कितना होगा, 1000 रुपये तक हो सकता है, या फिर दोनों। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, 18 का जो हमारे पास ए है, वो जो अमेंड जो स्थापित हुआ है, जो लागू हुआ, वो 1/11/2007 से प्रभावी हुआ है वो। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको मेरा चैनल या मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओके, टाटा बाय, थैंक यू। और